ICAR डॉक्टर सुधांशु सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित वाराणसी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, ICAR, ईडी के साथ ही देश और दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप सबकी उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। काशी भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है और भगवान विश्वनाथ का जो सबसे अभिन्न सहयोगी है वह वृषभ है, नंदी, जो भारत की उन्नत खेती की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए उन्नत कृषि के प्रतीक नंदी के आराध्य भगवान विश्वनाथ के इस पावन धरा पर DSR जैसी तकनीक पर आयोजित इस कॉन्क्लेव और कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में मैं आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित DG ईडी और DG CIP डॉक्टर इवोन पिंटो, डॉक्टर साइमन हेक और अन्य आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का, विभिन्न देशों के कृषि विभाग के अधिकारियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वास्तव में ये आज की नई देन नहीं है। हमें इस बात को याद रखना होगा, भारत के उपनिषद हजारों वर्षों की भारत की ऋषि परंपरा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता था कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए जो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, US के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है
इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वो भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। ये जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज आप वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा है, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पिछले आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हुए हैं कि पहली बार हमारा ऋषि ये भी कहता रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। लेकिन हम खेती बाड़ी करते थे लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किया देश के अंदर और भी फ्री में देश के सभी किसानों के लिए। भारत के अंदर किसानों को कृषि बीमा के साथ जोड़ा। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के साथ जोड़ा। भारत के अंदर लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी।
भारत के अंदर पहली बार भारत के 10 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त होता है। यह अकेले भारत होगा जो अपने अन्नदाता किसानों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ देता है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश के फूड बास्केट के रूप में जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11% भूभाग में हम देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारे अब तक 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से, 2 कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से, एक निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र तो इसमें सहयोग कर ही रहे थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से यहां पर ईरी का यह सेंटर वाराणसी में खुल करके इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हमें किया है, उत्तर प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है। मैं देखता हूं डॉक्टर सुधांशु लगातार किस फील्ड में क्या काम हो रहा है, राइस के लिए कौन सी नई वैरायटी उपयोगी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हम कौन सी वैरायटी को लें और कौन सी उपयोगी हो सकती है, इन सब के बारे में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसका लाभ उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि संस्थानों को और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के साथ साथ देश के तमाम कृषि संस्थानों को इसका लाभ हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय भी है, क्योंकि 5वां विश्वविद्यालय हम एक और कृषि विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ 2 इंटरनेशनल सेंटर भी, रिसर्च सेंटर भी हमारे पास राइस का वाराणसी में और पोटैटो का आगरा में उन्होंने स्वीकृत किया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी 2018 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आज यहां पर हमारे पास DGCIP डॉक्टर साइमन हेक भी आए हैं। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो रुचि दिखाई है, मैं उनका भी और DG ईरी डॉक्टर इवोन पिंटो का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि लेकर के उत्तर प्रदेश की कृषि को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। मित्रों, भारत में संभावना पहले से थी और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या संभावनाएं थी। तब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग भारत के अंदर नहीं होता था। उस समय भी भारत की कृषि की क्या स्थिति थी, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। और वह इसलिए मिलेगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन, यह आज की आवश्यकता है। कैसे हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, कैसे भारत का प्राचीन वैज्ञानिक करता था और कैसे हम आज उसको फिर से ला सकते हैं। DSR पद्धति, जिसके बारे में भी हमारा कृषि मंत्री जी बता रहे थे हमारे, कि पहले यह पद्धति ही हम यहां लागू करते थे क्योंकि इसमें कम पानी भी लगता है और उत्पादन भी ठीक ठाक होता था। याद रखना, जब भी हम अपने यहां इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, हमारे आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही क्षीण हो जाएगी। और यही कुछ हमारे साथ होता रहा है। एक समय था जब भारत ने प्रगति की, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने उसमें इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाधित किया या उसको आगे बढ़ाने में हम चूके, तो हम पिछड़ते गए। परिणाम हम सबके सामने है। आज हमारे सामने जो चुनौती है
उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें कार्य करना होगा। भारत के अंदर प्राचीन काल से आप देखेंगे, जिस काला नमक चावल की बात हो रही है, जिस सेंटर भी काम कर रहा है, यह 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इस चावल को दिया था, जिसको भगवान बुद्ध के ही प्रसाद के रूप में हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। धान की खेती की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश में लगभग इसका 8000 वर्ष पुराना इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस प्रकार की वैरायटी उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इतना पुराना धान उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय भी धान की खेती होती थी और यहाँ के वैज्ञानिक किस रूप में कार्य करते थे, उसका थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा, जिसके बारे में हमारे यहाँ के किसानों ने किया है। खासतौर पर दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैसे खेती होती थी, इसके प्रमाण हमारे यहाँ मौजूद हैं दो प्रकार से, कुछ तो शिलालेख के माध्यम से और कुछ विदेशी पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर्स थे अलग अलग कालखंड में, जिन्होंने भारत का दौरा किया था, उन्होंने भारत की खेती के बारे में क्या उल्लेख किया है। जैसे ईस्वी सन 900 से 1200 के बीच में तंजावुर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि प्रति हेक्टेयर वहां धान की खेती 15 से 18 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन वे धान की खेती करते थे। आप सोचिए, आज से 1000 वर्ष पहले दक्षिण कर्नाटक में, दक्षिण अर्काट में, वहां के शिलालेख में है